Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the recently held preliminary exam paper of Haryana ADA Assistant District Attorney for the year 2023. देखिए अभी रिसेंटली 30 जुलाई 2023 को एडी हरियाणा का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया गया है, तो आज हम उसके आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, दिस चैनल विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन so that you can get notification of our upcoming videos. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं। मिनिमम इज 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज ₹10,000. So don't forget to give us a super thanks. So let's move on to the question paper. So you can see the paper comes like this. This is series D. 100 मार्क्स 2 आवर। इस एग्ज़ाम के लिए तो 4 आवर भी जो है कम थे, बट ये 2 आवर्स में करना था। यू हैव टू फिल योर रोल नंबर हियर, दिस वाज द OMR शीट नंबर। यू हैव टू मैच योर OMR शीट विद दिस बुकलेट सीरीज नंबर। एंड देयर वाज नेगेटिव मार्किंग, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए पुलिस कस्टडी में बी ऑफ मैक्सिमम 15 डेज। ये बिल्कुल ठीक है। फिर इफ एनी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, टोटल पीरियड ऑफ जुडिशियल कस्टडी विल नॉट बी मोर देन 20 डेज इंक्लूडिंग 15 डेज ऑफ पुलिस कस्टडी। ये बिल्कुल ठीक है। इसे मेंशन इन 167 CRPC। एंड फिर लिखा हुआ है सी, इफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, टोटल पीरियड ऑफ जुडिशियल कस्टडी विल नॉट बी मोर देन 90 डेज एक्सक्लूडिंग। नो, एक्सक्लूडिंग नहीं होता, इंक्लूडिंग ही रहता है वो। ये हो गया रॉन्ग। फिर है इफ द ऑफेंस पनिशेबल विद 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट टेंशन शैल नॉट इंक्रीज 60 डेज। बिल्कुल ठीक है। तो 10 ईयर से अगर कम की इम्प्रिजनमेंट है तो 60 डेज का जो है कस्टोडियल पीरियड रहता है। तो इसमें A, B, D और ठीक हो गए, तो B इसका आंसर है। सेक्शन आप देख सकते हैं इसके लिए 167 CRPC। Access to a court in any case in which it is empowered to issue summons for appearance of any person may issue after recording the reason in writing warrant of arrest in lieu of summons. तो issue of warrant in lieu of summons ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 87 में इन CRPC। तो क्या लिखा हुआ है? If before the issue of summons the court has reason to believe that he has absconded, ये बिल्कुल ठीक है। ये क्लॉज ए में लिखा हुआ है 87 में। देखिए यहाँ बिफोर लिखा हुआ है ना, तो सेक्शन में लिखा है बिफोर और आफ्टर, जब भी कोर्ट को लगे, ठीक है ना। फिर है इफ आफ्टर द इशू ऑफ सच समन्स बट बिफोर द टाइम फिक्स फॉर अपीयरेंस ऑफ द कोर्ट हैड रीजन टू बिलीव दैट ही विल नॉट ओबे, ये भी क्लॉज ए में ही है। फिर है इफ आफ्टर द इशू ऑफ समन बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द ट्रायल द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट ही विल नॉट ओबे द समन्स। न वो अपीयरेंस के लिए ही है, ये ट्रायल के लिए नहीं, तो ये हो गया रॉन्ग। फिर at the time of appearance fails to appear before the court and someone is proved to have duly served and also no reasonable excuse was offered for such non-appearance, ये बिल्कुल ठीक है। ये क्लोज बी। तो आंसर क्या रहेगा फिर से? A, B, D, B is the answer. Next is 3। अब बताना इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। रजिस्टरिंग ऑफ FIR इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मैंडेटरी, बिल्कुल ठीक है। फिर स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज FIR इफ इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज FIR इफ इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। नो, ये रॉन्ग हो गया। पहले FIR होगी फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो जो भी स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड की FIR से वो FIR हो सकती है, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी स्टेटमेंट लेंगे वो FIR नहीं होगी। वो तो फिर वो 161 के बयान हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया रॉन्ग। फिर सप्लाई ऑफ FIR कॉपी टू इन्फॉर्मेंट इज मैंडेटरी, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बन गया फिर से? A, B, D, C इज द आंसर। नेक्स्ट इज 4। मैच करना है अब लिस्ट को। तो कोड ऑफ सेशन कहाँ दिया हुआ है? 2 में। देखो A का 2 है, तो A का 2 देखिए कितने में है? A का 2 देखिए 1 में ही है, तो यहीं से इसका आंसर हो गया। A इसका आंसर बन गया। अब मैच कर लो बाकी। कोड ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 11 में है।
फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 20 में है एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 16 में है, तो ए इसका आंसर रहेगा। एक्सरसाइज 5 फिर से मैच करना है। अब सेशन जज में पास सेंटेंस ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ, देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, बट यहाँ देखें तो इसके अकॉर्डिंग 10 ईयर्स का पास कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे पास एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड पनिशमेंट फॉर डेथ सेंटेंस एज वेल लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ सेक्शन 28 में। इसके लिए देखिए आप सेक्शन 28। फिर एक कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स, बिल्कुल ठीक है। फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स है, बिल्कुल ठीक है। ये है सेक्शन 29। अब देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा ये क्वेश्चन गलत कर दिया इन्होंने। कैसे? द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में पास मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स का होता है। क्यों? सेक्शन 29 का सब सेक्शन 4 देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की पावर कौन सी है? जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की है, तो फर्स्ट क्लास की 3 ईयर्स की है। तो ये क्वेश्चन जो डिलीट होना चाहिए, बट अगर एक तरीके से देखें तो 1 2 3 4 ही इसका आंसर है। 20 जिसने भी लगाया होगा ठीक होगा, बट अगर डिलीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, डिलीट होना चाहिए। Next is 6. Consider the following statement relating to definition of fraudulently under section 25 IPC. देखिए सेक्शन 25 थी IPC जो है, वहाँ सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है, पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, है ना। अब ये स्पेसिफिक और इसके लिए जो लिखे हुए हैं चीज़ें, ये फ्रॉडुलेंट एक्ट कवर्स इंजरी टू स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू नॉन और अ सर्टेन पर्सन, कोई ज़रूरी नहीं है। कवर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अननोन पर्सन, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कवर इंजरी टू अनस्पेसिफाइड प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अननोन और अनसर्टेन पर्सन, ये ठीक है, कोई भी हो सकता है, और प्रॉपर्टी भी कैसी भी हो सकती है। फ्रॉडुलेंट एक्ट कवर इंजरी टू प्रॉपर्टी और इंजरी टू अदर काइंड, बिल्कुल ठीक है। तो सी और डी इसका आंसर रहेगा, डी इज द आंसर। Next is 7. X, an accused in a murder case, was arrested and he made a statement that he did it by a sword which he kept in his garden in his village. Police recovered the same. Can the prosecution use a statement? देखिए prosecution जो स्टेटमेंट यूज़ कर सकती है और वो रेलेवेंट भी होगी एज पर सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। भाई वो कस्टडी में होना चाहिए, पुलिस कस्टडी में। इट इज़ मेड इन पुलिस कस्टडी, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ एडमिशन ऑफ फैक्ट वॉलंटरी, नो एडमिशन नहीं होगा, ये कन्फेशन होगा, है ना। क्योंकि क्रिमिनल मैटर है तो एडमिशन नहीं होगा, कन्फेशन ही होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर इट इज़ मेड दैट लीड टू डिस्कवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज इन कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये बिल्कुल ठीक है। फिर इट इज़ एडमिशन मेड आफ्टर द अरेस्ट, नो, फिर से कन्फेशन है। तो देखिए एडमिशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं वर्ड, तो फिर तो ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे, फिर तो सारे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है हमें, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो इसमें ए एंड सी बनना चाहिए, बट जो आंसर की कह रही है बी एंड सी, तो टोटली गलत है। बिकॉज अगर पुलिस कस्टडी आपने लिया ही नहीं, इट इज़ मेड इन पुलिस कस्टडी, तो वो तो पहली कंडीशन है सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये आंसर की गलत है, ए एंड सी इसका आंसर होना चाहिए। और 27 में हर जगह लिखा हुआ कि कन्फेशनल स्टेटमेंट लिखा ना, वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, तो एडमिशन की तो बात आएगी ही नहीं, तो बी एंड सी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 8, अब लिस्ट को मैच करना है। तो 24 क्या है? कन्फेशन बिफोर पुलिस, तो हो गया 3। 115 एस्टोपल है। 11 क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई जो होती है। 113 प्रिविलेज कम्युनिकेशन विद लॉयर्स, देखिए ये हो गया रॉन्ग बिकॉज दिस इज 126, है ना। 113 क्या? एसेशन ऑफ टेरिटरी है, प्रूफ ऑफ सेसेशन ऑफ टेरिटरी, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। तो देखिए क्या बन गया इसमें, पहले का है ए का 312, तो 312, तो ये देखिए अगर हम देखें तो एक तरीके से ये अगर डी को हटा दे तो सी ठीक है, बट ये क्वेश्चन में जो है डिलीट होना चाहिए। आप इसको भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 9, स्टेटमेंट 1 है, एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर एंड ऑल्सो स्वेयरली फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर, बिल्कुल ठीक है ये। फिर एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक हो गई इसमें। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए इज़ द आंसर। इसके लिए आप देखिए पार्टनरशिप एक्ट, ये है सेक्शन 25 एंड ये है सेक्शन 23, ए इसका आंसर रहेगा।
Next is 10. In determining whether a group of person is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be had to the real intention between the parties as shown by the relevant facts taken together. ये बिल्कुल ठीक है. फिर a sharing of profit or of gross returns arising from property by a person holding a joint or common interest in that property does not itself make such person partner. ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक हैं ये. These are conceptual based. Both statements are true. A is the answer. Next is 11. In the absence of any usage or custom of trade to the contrary, the implied authority of partner does empower him submit a dispute relating to business of a firm to arbitration. No, ये नहीं कर सकते. फिर does empower him to open a banking account on behalf of the firm in his own name. ये भी नहीं कर सकते. फिर does not empower him to withdraw a suit. ये बिल्कुल ठीक है. फिर does not enter into partnership on behalf of the firm. बिल्कुल ठीक है. तो आंसर क्या रहेगा इसका? C and D. C is the answer. और देखिए यहाँ पर जो ए गलत हो गया तो ए दोनों में है, तो यहाँ से ये रॉन्ग हो ही गया, और बी है तो बच गया क्या? ऑप्शन ए की सी एंड डी. तो रूल आउट वाले क्वेश्चन जो है थोड़े से इजी हो जाते हैं इस तरीके से अगर देखें अगर आप. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 19 में ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. और देखिए आर्बिट्रेशन वाला जो है ये है क्लॉज ए कि नहीं एम्पावर है, फिर ये है क्लॉज बी नहीं एम्पावर है, और ये है क्लॉज सी, एंड ये फिर ये है क्लॉज एच. Next is 12. After a partner's death, the business is continued in the old firm name, whether the legal heirs of the deceased partner are liable for any acts of the firm. The continued use of the name of the deceased partner name as their part thereof shall not itself make his legal representative or his estate liable for any act of the firm done after his death. ये बिल्कुल ठीक है. फिर if the estate of deceased person's property is insufficient to make good, the personal asset of the legal heir will be liable for any of the acts done by the firm. ये बिल्कुल गलत है. Estate of the deceased person is liable for any of the acts done by the firm. No. फिर legal heirs of the deceased partners shall be liable for any of the act done by the firm after demise of the partner. No. तो तीनों ही गलत हो गए, तो बच गया क्या? A is the answer. एंड इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 35 लायबिलिटी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर आफ्टर हिज डेथ. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 13. अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी विच इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस. तो राइट टू कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया इन्होंने. कैसे? राइट टू कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म. तो ये देखिए ऊपर लिख दिया अनलेस दी एग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट. अगर एग्रीमेंट है तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये जनरल पूछ रहे हैं, तो जनरल वाला जो सेक्शन 36 देखिए इसके लिए, और सब सेक्शन 1, तो वहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया था, तो ये हो गया बिल्कुल ठीक. फिर राइट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट, ये सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट करें तो एज पर सेक्शन 2, ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं होगा. फिर नो राइट टू यूज फर्म्स ने, ये तो है ही है. फिर है राइट नॉट टू सॉलिसिट द कस्टम ऑफ पर्सन हु वाज डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी पार्टनर. ये बिल्कुल ठीक है. तो ठीक कौन से हो गए इसमें? ए, सी एंड डी. यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई और कई लोगों ने BCD कर दिया हुआ देखते ही भाई नॉट टू कैरी. तो सी इसका आंसर रहेगा. एक्चुअली 14 स्टेटमेंट्स है ये. ए प्रॉपर्टी मीन्स, अब ये क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, तो डेफिनेशंस पूछी हुई हैं. प्रॉपर्टी डेफिनेशन कहाँ पर है? सेक्शन 211. तो प्रॉपर्टी मीन्स स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स, नहीं, ये होता है जनरल प्रॉपर्टी. तो ये हो गया रॉन्ग. फिर स्पेसिफिक गुड मीन्स गुड आइडेंटिफाइड एग्री अपॉन एट टाइम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. ये बिल्कुल ठीक है. ये है सेक्शन 214. फिर a person is said to be insolvent who has ceased to pay his debt in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due only where he has committed an act of insolvency. ये हो गया रॉन्ग. यहाँ लिखा हुआ है ओनली वेयर ही हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, और नॉट होता है ये सेक्शन 28, तो ये हो गया रॉन्ग. फिर आ गया प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स. बिल्कुल ठीक है. ये सेक्शन 210. तो ठीक कौन से हो गए इसमें? बी एंड डी. तो ए इसका आंसर रहेगा. और देखिए क्वेश्चन आगे रीजनिंग के. इस बार की जो उन्होंने रीजनिंग पूछी हुई है, ये बहुत सारे क्वेश्चन कैट से लिए हैं, फिर GMAT के क्वेश्चंस हैं, एंड ऐसे ये B स्कूल की जो आती है ना एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर उस टाइप में, वहाँ से सारे रीजनिंग के मैथ्स के क्वेश्चन उठाए हुए हैं. तो दिस इज़ टोटली अनफेयर.
ऐसे नहीं होना चाहिए, पूछनी है लीगल रीजनिंग पूछिए आप। और रीजनिंग पूछनी है तो ये चलो सीरियल लेवल की पूछ ली तो लोग समझ में आता है, बट ये कैट और जी मैट लेवल की रीजनिंग एंड मैथ्स दैट इज़ टोटली अनफेयर। एनीवेज दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 3 बॉयज अमर अकबर एंथनी स्टडी इन द सेम स्कूल, ऑल राइट। एवरी बॉय इन दैट स्कूल आइदर फिशेज फॉर ट्राउट एंड प्लेज फ्रिस्बी, मतलब हर बच्चा जो है या तो फिशिंग करता है या फिर फ्रिस्बी खेलता है, ठीक है। ऑल फिशरमैन लाइक स्नो, तो ऑल फिशरमैन है स्नो लाइक करते हैं। वाइल नो फ्रिस्बी प्लेयर लाइक रेन, तो फ्रिस्बी है जो इसमें रेन नहीं आएगी। फिर अमर डिसलाइक्स वट एवर अकबर लाइक, तो अमर और अकबर जो हैं ये अपोजिट हो गए। एंड लाइक्स वट एवर अकबर डिसलाइक्स, ठीक है। फिर अकबर लाइक्स रेन एंड स्नो, तो अकबर अगर रेन लाइक कर रहा है तो इसका मतलब वो फ्रिस्बी वाला प्लेयर नहीं हो सकता। फिर एंथनी लाइक्स वट एवर दी अदर 2 लाइक्स, तो दोनों लाइक कर रहे हैं तो फ्रिस्बी भी है और रेन भी है। हु इज़ फिशरमैन बट नॉट अ फ्रिस्बी प्लेयर, तो एंथनी तो फ्रिस्बी आगे दोनों को लाइक किया, तो और यहाँ देखिए अकबर अगर रेन कर रहा है तो मतलब वो फ्रिस्बी प्लेयर नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी अकबर। नेक्स्ट 16 अब मैच करना है। ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है हरियाणा में। मैकपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, फरीदाबाद में। डाबचिक, होडल, सुरखाब, सिरसा, रेड बिशप, पंचकुला, तो क्या बन गया 2143, बी इसका आंसर रहेगा। ऐसी 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन भिवानी सिटी। अब देखिए जो लोग भिवानी से होंगे, चरखी दादरी से होंगे, उन्होंने इसका आंसर कर दिया होगा। तो गौरी शंकर मंदिर, ये इतना कोई फेमस मंदिर तो नहीं है कि मतलब इसको आप एज अ क्वेश्चन पूछें, तो भिवानी में ही है। हीरापुरी मंदिर ये भी है। खाकी बाबा का मंदिर ये वाला फेमस है, भिवानी में है ये। फिर बाबा श्यामी दयाल मंदिर, ये श्याम दयाल मंदिर जो है ये है चरखी दादरी में, ये भिवानी में नहीं है, तो इसमें नोट पूछा है तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 18, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पिंजोर। तो पांडव ब्रदर्स विजिटेड दिस प्लेस ड्यूरिंग देयर एग्जाइल, ये बिल्कुल ठीक है। द प्लेस वाज नोन फॉर पंचपुरा विच वाज लेटर करप्टेड टू पिंजोर, ये बिल्कुल ठीक है। महाराजा अमर सिंह ऑफ पटियाला बॉट पिंजोर एंड एडजॉइनिंग एरिया फ्रॉम सिरमौर रूलर्स, ये भी ठीक है। फिर पिंजोर इज़ फेमस फॉर द ब्यूटीफुल शालीमार गार्डन, देखिए ये यादविंदर गार्डन बोलते हैं इसको। महाराजा यादविंदर सिंह जी की याद में इसका नाम जो है यादविंदर गार्डन रखा गया था। वो सिरमौर के राजा कौन थे उस टाइम पर, जगत प्रकाश, उनसे ये खरीदा गया था। तो ये 4 रॉन्ग हो गया, 1 2 3 करेक्ट, ए इज़ द आंसर। ऐसे 19 में द फॉलोइंग टाउन सिटी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम संस्कृत वर्ड फ्रॉग, तो ये है चरखी दादरी, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट 20 से 22, each of these question has question followed by 2 statements 1 and 2. Mark the answer as if the question can be answered with the help of statement 1 alone, तो ए लगाना है, अगर 2 अलोन है तो बी लगाना है, दोनों से होगा तो सी लगाना है, दोनों से नहीं होगा तो डी लगाना है, अगर नहीं आता है तो अटैम्प्ट नहीं किया तो ई लगा दो। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 20 वाला, ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन डेवलप्ड इंजन ट्रबल एंड रूट एंड री स्टेशन बी लेड बाय 40 मिनट, तो ये पहली स्टेटमेंट से नहीं होगा, दूसरी से हो जाएगा, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, बी। आप करके देख लो। और ये क्वेश्चन जो है कैट 1991 के एग्ज़ाम पेपर से लिया गया है। स्टेटमेंट 2 अगर देखें हम तो 40 किलोमीटर है, क्या लिखा हुआ है, द ट्रेन डेवलप्ड इंजन ट्रबल आफ्टर इट हैड ट्रेवल्ड 40 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब 1 आवर कितना हो गया 20 किलोमीटर, ठीक है ना। तो स्पीड क्या होगी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी हो गई, और इंजन फेल के बाद स्पीड कितनी होगी 1/4 हो गई, तो कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो लेट द डिस्टेंस बी डी, तो कैसे बनेगा 2 + d/5 इज इक्वल टू 40 मिनट्स में कर लेंगे ना इसको, ठीक है, प्लस 40 + d/20, इसका आ जाएगा d इज इक्वल टू 40/9, तो मतलब आ गया डिस्टेंस, तो स्टेटमेंट 2 से आ जाएगा, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 21, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ 3 इंटीजर्स a b एंड c, तो ए बी इज इक्वल टू 8, बी सी इज इक्वल टू 9, ए बी इज इक्वल टू 8, बी सी, ये भी जो है कैट एग्जाम से लिया हुआ है 1991। देखिए मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली है, मैंने दिखाया भी है वहाँ पर जो आए हुए हैं, सेम क्वेश्चंस वहाँ पर हैं, और ये जी मैट का क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वाला। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों स्टेटमेंट्स लगेंगी, तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट इज 22, तो ये जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा,
क्योंकि यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट्स कम पड़ेंगी सोल्व करने के लिए, तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23 एंड 24 के लिए क्या है, स्टेटमेंट्स लिखी हैं 6 फॉलोड बाय 4 सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, तो कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिकली करेक्ट है। नेक्स्ट इज 23 है, तो मैरी इज जॉन्स वाइफ, तो मैरी अगर जॉन की वाइफ है और उन्होंने डांस किया है टुगेदर, और जो हस्बैंड वाइफ्स ने डांस किया है लास्ट वॉल्ट में, तो जॉन डांस लास्ट विद मैरी, तो इससे जो है ये बनेगा, तो क्या बनेगा ए डी एंड एफ कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ए इसका आंसर रहेगा। इसी 24, स्मोकिंग से कैंसर होता है, ऑल सिगरेट्स आर हैजार्डस टू हेल्थ, स्मोकिंग डज नॉट कॉज कैंसर समटाइम्स, वन ब्रांड सिगरेट इज चमचम, ब्रांड एक्स कॉज कैंसर, चमचम इज बैड फॉर हेल्थ, तो इसका कैसे बनेगा, को जो भी सिगरेट होगी ऑल सिगरेट्स आर हैजार्डस टू हेल्थ, एंड चमचम जो है एक ब्रांड है, तो चमचम भी क्या हुआ बैड फॉर हेल्थ हो गया, इसका क्या बन गया बी डी एंड एफ, तो बी इसका आंसर हो गया। तो ये एक्चुअली वो होता है ना सिलोलिज्म, उसके क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप देखें इसको एक तरीके से, तो यहाँ लिखिए आप चमचम ब्रांड की एक सिगरेट है, फिर जो कि बैड फॉर हेल्थ है, और ऑल सिगरेट्स आर हैजार्डस टू हेल्थ, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 25-28, रेफर टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 4% डिफरेंट नेशनैलिटी लिव्स इन 4 एडजॉइनिंग हाउसेज फेसिंग अ स्ट्रीट, तो ये देखिए मान लो ये स्ट्रीट है, तो ये 4% रह रहे हैं, एडजॉइनिंग हाउस है, ईच हाउस इज पेंटेड इन डिफरेंट कलर के हाउस हैं, ईच ऑफ 4% टेक्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक, तो देखिए अब ईच ऑफ पर्सन अगर हम लगाएं तो यहाँ पर ड्रिंक लिखते हैं, 2 चार्ट बनेंगे इसमें, एक हाउस का एक ड्रिंक का, और फिर उसको मैच करेंगे। तो इंग्लिश मैन लिव्स इन दी रेड हाउस, अब इंग्लिश मैन जो है वो रेड हाउस में रह रहा है, इटालियन ड्रिंक्स टी, तो इटालियन जो है वो मान लो ये इटालियन है, तो ये टी पीता है। फिर नॉर्वेजन लिव्स इन दी फर्स्ट हाउस ऑन दी लेफ्ट, तो ये हो गया नॉर्वेजन का, अगर लेफ्ट और राइट देखें तो। फिर पर्सन इन दी सेकेंड हाउस फ्रॉम द राइट लाइक्स मिल्क, तो ये अगर इधर है तो ये हो गया मिल्क पीने वाला, ये मिल्क लेता है। फिर नॉर्वेजन लिव्स एडजेसेंट टू द ब्लू हाउस, ये वाला हो गया ब्लू हाउस, तो ब्लू और रेड हो गए इधर, है ना। स्पेनियार्ड ड्रिंक्स फ्रूट जूस, तो ये स्पेनियार्ड जो है ये फ्रूट जूस पीता है। ट्री इज द ड्रिंक कंज्यूम्ड इन द ब्लू हाउस, तो ये ब्लू अगर है तो ये किसका हाउस हुआ, और ड्रिंक कौन लेता है इटालियन, तो ये इटालियन हो गया इधर, है ना। फिर द वाइट हाउस इज टू द राइट ऑफ द रेड हाउस, तो मतलब क्या हुआ कि जो रेड हाउस है वो जो वाइट के लेफ्ट में हो गया, बिकॉज रेड के राइट में क्या है वाइट, तो ये आ गया ना वाइट रेड ब्लू, और बच गया क्या येलो, कैसे वो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, तो नॉर्वेजन का येलो हो गया, इटालियन का ब्लू हो गया, रेड किसका है जो मिल्क पीता है, और स्पेनियार्ड क्या लेता है फ्रूट जूस, तो ये किसका हो गया स्पेनियार्ड का, ये हो गया इंग्लिशमैन का, बिकॉज लिखा हुआ ना इंग्लिशमैन लिव्स इन द रेड हाउस, तो बच गया क्या स्पेनियार्ड, है ना। तो आंसर कर दो इसको फटाफट। क्वेश्चन 25, द कलर ऑफ नॉर्वेजन हाउस इज येलो, ए इज द आंसर, वाइट किसका है स्पेनियार्ड का, ब्लू किसका है इटालियन का, रेड किसका इंग्लिशमैन का। नेक्स्ट 26, मिल्क इज अ ड्रिंक कंज्यूम्ड बाय इंग्लिशमैन, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 27, नॉर्वेजन ड्रिंक इज मिल्क अगर इंग्लिशमैन पी रहा है, टी कौन ले रहा है इटालियन, और फ्रूट जूस किसका है स्पेनियार्ड का, तो बच गया क्या कोकोआ, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मिल्क इज ड्रंक इन द रेड हाउस, ये तो बिल्कुल ठीक है, रेड हाउस किसका इंग्लिशमैन का, और मिल्क पीता है। फिर स्पेनियार्ड लिव्स इन द कॉर्नर हाउस, ये बिल्कुल ठीक है। इटालियन लिव्स इन द ब्लू हाउस, ये बिल्कुल ठीक है। फिर इटालियन लिव्स नेक्स्ट टू स्पेनियार्ड, नो, नेक्स्ट टू द नॉर्वेजन एंड इंग्लिशमैन, है ना। तो डी इसका आंसर हो गया, तो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट 29, मैच करना है लिस्ट को, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन पर केस कौन सा है, आरटीआई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक जो मैरिटल रेप पर केस जो आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ये वो वाला केस था, है ना। फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन पर कौन सा केस है, विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चाइल्ड मैरिज पर मनीष सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। फिर ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइंस, है ना, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो क्या बन गया इसका 3214 ये रहा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 30, लिस्ट को मैच करना है। 364 ए क्या है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, तो इसका हो गया 3, तो ए का 3 देखिए कितने में है, ए का 3 देखो एक में ही है, आ गया ना आंसर फटाफट। 391 क्या है, डकैती, 4 हो गया। फिर 499 डेफमेशन है, 475 मिसचीफ है,
इजी, ये क्वेश्चन तो इजी था, है ना। ए इसका आंसर रहेगा। 31 स्टेटमेंट्स हैं। ए इन सिविल केस नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन। ये बिल्कुल ठीक है। दिस इज सेक्शन 23 एडमिशन इन सिविल केसेज। फिर इन सिविल केस एडमिशन इज नॉट रेलेवेंट व्हेन इट इज मेड अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच कोर्ट कैन इन्फर दैट पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ शुड नॉट बी गिवन। ये बिल्कुल ठीक है। फिर इन सिविल केस एन अटॉर्नी कैन डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन मेड टू हिम बाय हिज क्लाइंट व्हेन इंटरोगेटेड एज विटनेस। नो, ये नहीं है, वहाँ पर एग्जम्प्ट किया गया है अटॉर्नी को भी, तो रॉन्ग हो गया। फिर एन एडमिशन मेड टू स्ट्रेंजर अंडर वट एवर टर्म्स एज टू सीक्रेसी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ फ्रॉम डिस्क्लोजर। ये ठीक है। तो आंसर क्या बन गया इसका? ए बी डी, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 32, the birth of a child during marriage is a presumption of legitimacy which is conclusive no matter how soon birth occurs during marriage। ये बिल्कुल ठीक है। फिर है the birth of child within 280 days from the death of his father is presumably his legitimate son no matter the mother was married before his birth or not। ये सेक्शन 112 वहाँ लिखा हुआ है mother remains unmarried, है ना, तो ये हो गया रॉन्ग। फिर child within 280 days from the death of his father presumably his legitimate son if mother remains unmarried before his death। ये बिल्कुल ठीक है। presumption regarding legitimacy is रिबटेबल इन नेचर। नो, देखिए एक तरीके देखें तो ठीक भी है और नहीं भी। जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है दैट इज इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, है ना। एंड अगर हम सेक्शन 112 देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है अनलेस इट इज शोन शैल बी कंक्लूसिव अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज ऑफ द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर। तो दैट इज सम टाइप ऑफ रिबटेबल इन नेचर, तो ये ठीक हो सकता है। आंसर क्या रहेगा इसका? ए सी डी, तो डी इज द आंसर। बट अगेन एज आई सेड कि जो प्रिजम्पशन होती है वो कंक्लूसिव प्रूफ वाली वो इरिबटेबल होती है। एंड कई जगह जुडिशरी में पूछा भी हुआ है सेक्शन 112 की प्रिजम्पशन कैसी है, तो वहाँ पर आंसर दिया हुआ है इरिबटेबल इन नेचर, तो आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन। नेक्स्ट 33 लिस्ट मैच करनी है। अब एडमिशन में ऑपरेट एज एस्टोपल 31 में है। रेलेवेंस ऑफ जजमेंट इन प्रोबेट 41 में है। ओपिनियन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टमर राइट 48 में है। एंड रेलेवेंस ऑफ ओपिनियन इन रिलेशनशिप 50 में है। तो क्या बन गया इसका? 1 2 3 4, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 34, अब लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। पिकर्ड वर्सेस सीयर्स किस पर है? ये एस्टोपल पर है, तो एक हो गया 2। विश्वनाथ प्रसाद द्वारकादास ये एडमिशन पर है। फिर स्टिलमैन वर्सेस स्टिलमैन ये कम्युनिकेशन पर ही है। एंड स्कॉट वर्सेस सैमसन ये एविडेंस ऑफ कैरेक्टर पर है। तो अब देखो, मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता, पिकर वर्सेस सीयर पता है, वो तो एस्टोपल पर है, बहुत ही फेमस केस है, और ये द्वारका प्रसाद वाला एडमिशन पर काफ़ी फेमस केस है। बाकी देखो स्टिलमैन वर्सेस स्टिलमैन मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा है, तो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज का हो गया ये, है ना, मैरिटल डिस्प्यूट हो गया। तो इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। और सी का 3 देखो 2 में है, और अगर ए का 2, अगर आपको इसमें से एक और पता है तो आप इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो बी इसका आंसर हो गया। Next 35, prosecution wants to submit the statement made by the victim shortly before her death that man was standing near her with a gun in his hand। तो ये स्टेटमेंट जो है कहाँ पर एलिमेंट हो सकती है? तो क्या ये मोटिव दिखाता है? ये दिखाता है रेस जिस्टाई, है ना। स्टेटमेंट मेड सून बिफोर हर डेथ, कंटेम्परेनियस है, तो सेक्शन 6 में आ जाएगा। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन सेक्शन 6, तो मतलब डी होना चाहिए आंसर में। तो डी देखो 2 में है। अब क्या ये कंडक्ट दिखाता है? क्या कंडक्ट दिखा रहा है? ये तो कॉज दिखा रहा है कि उसकी डेथ कैसे हुई, भी किसी के हाथ में थी। तो ए और डी इसका आंसर होना चाहिए। आंसर की बता रही है बी एंड सी, बट आई वुड से दैट इज टोटली रॉन्ग। दोनों में मोटिव और कंडक्ट, मोटिव कंडक्ट का रेलेवेंस क्या है इधर? ये तो कंटेम्परेनियस हो गई, ये सेक्शन 6 में पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन लगेगा यहाँ पर। तो मोटिव तो यहाँ पर अक्यूज का दिखना चाहिए, बट वो तो है नहीं। स्टेटमेंट कौन दे रहा है? विक्टिम दे रहा है ना, मेड बाय विक्टिम। तो कंडक्ट किसका दिखाएगा? आई थिंक डी वुड बी दी आंसर। आप इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 36, इन डिफेंस अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ असॉल्ट अगेंस्ट एनिमी एट मुंबई द डिफेंडेंट प्रोड्यूस्ड हिज एडमिशन कार्ड ऑफ हॉस्पिटल इन दिल्ली ऑफ द सेम डेट एंड टाइम। चूज द करेक्ट रूल ऑफ एविडेंस अलॉन्ग विद प्रोविजन ऑफ लॉ। तो क्या होता है ये? प्ली ऑफ एलिबाई की हुई, वो एल्सवेयर था। प्ली एलिबाई का मतलब ही क्या होता है? एल्सवेयर। बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 11 एविडेंस एक्ट।
37. In which of the following cases the Supreme Court held that a defect of jurisdiction, whether it is pecuniary or territorial, or whether it is in respect of subject matter of the action, strikes at very authority of the court to pass any decree, and such defects cannot be cured even with the consent of the parties. तो ये कौन कौन से केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था किरण सिंह अनंतर वर्सेस चमन पासवान। डी इसका आंसर रहेगा बी ओनली। जो लूसी वाला केस है ये सूट फॉर पोजेशन है, और मेजर खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर ढिल्लों ये है रिवीजन जुडिशन ऑफ हाई कोर्ट पर, और ये शाह बाबूलाल वर्सेस एडी कानिया ये है एलपीए पर, लेटेस्ट पेंडेंट अपील एंड ऑर्डर 43 रूल 1। तो डी इसका आंसर रहेगा बी ओनली। S38 अब मैच करना है। ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर 8 क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट, 21 एग्जीक्यूशन, 29 सूट बाय अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, 33 इंडिजेंट पर्सन। अब मान लो आपको इसमें एक ही आता है, ए का 4 देखो 2 में है, तो ये हो गए रूल आउट है ना। और डी का जो है क्या है? इंडिजेंट पर्सन 33 सबको पता ही होगा, तो बच गया क्या? बी इज़ दी आंसर। एग्जीक्यूशन भी सबको पता ही है, बी का 1 है, तो बी का 1 देखो, बी का 1 तो 2 में है, बट यहाँ पर इन दोनों में से ये रूल आउट हो गया, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 39, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स where upon an application of the accused for plea bargaining a satisfactory disposition of the case has been worked out in accordance with the law the court। अब देखिए ये फिर स्टेटमेंट 1 लिखी है, तो ये स्टेटमेंट जो आई थिंक इन्होंने ये मिस्टेकनली टाइप कर दी है इधर। फिर सेम है, द कोर्ट मस्ट अवॉर्ड कॉम्पनसेशन वेदर और नॉट एग्रीड अपॉन द पार्टीज। नहीं तो देखिए जो प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजन है दैट इज़ इन चैप्टर 21A जो कि अमेंड किया गया था, इंसर्ट किया गया था बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। सेक्शन कौन कौन से? 265A से 265L तक। और अगर आप सेक्शन देखेंगे 265E तो वहाँ पर ये डिस्पोजल ऑफ द केस की बात की गई है, तो लिखा हुआ है क्लॉज ए में कि कोर्ट शैल अवार्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन अंडर सेक्शन 265D। तो जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग देंगे, ये लिखा ना वेदर एग्रीड और नॉट, तो ये हो गया रॉन्ग। फिर वेयर अपॉन एन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज फॉर प्ली बार्गेनिंग सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज बीन वर्कड आउट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ द कोर्ट कैन नॉट अवॉर्ड एनी पनिशमेंट। नो पनिशमेंट तो देते ही हैं, हाफ या फिर 1/4 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन सेक्शन 265E क्लॉज C एंड D। तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो इसमें दोनों रॉन्ग हैं, दोनों फॉल्स हैं, तो B इज़ द आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। B is the answer. Next is 40 statement है A, section 93-94 expressly and impliedly confer the power to seize and take possession of document or thing। expressly mentioned है, impliedly नहीं है, तो ये हो गया wrong। फिर a search warrant under section 93 can be issued to any person including a police officer and 94 can be issued only to a police officer, बिल्कुल ठीक है। फिर for such warrant under 93-94 criminal procedure at any stage is prerequisite, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर एम्पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी लिखा हुआ है वहाँ पर, टू ऑथराइज एनी पर्सन टू कंडक्ट सर्च। नो, एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, है ना, मतलब एक ASI SI ये कंडक्ट कर सकते हैं, कांस्टेबल नहीं कर सकता, तो ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर अंडर 93 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट वारंट फॉर सर्च, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? B and E, B is the answer. Next 41, statement 1 has statutory limitation on the revisional power of High Court are provided in section 397(3) and 402(1)। ये wrong है, ये है 397(2) and 401(3) में, तो 1 is incorrect and 2 is true, तो D is the answer। ऐसे 42 मैच करने हैं, अब ये इजी है काफ़ी। तो 44 सेक्शन क्या है? अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट है। 46 क्या है? हाउ मेड। तो कैसे आंसर आ गया? 2-1, देखो ये आ गया 2-1, डी इज़ दी आंसर। फिर 49 क्या है? नो नेसेसरी रेस्ट्रेंट। 51 क्या? सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, डी इज़ दी आंसर। नेक्स्ट 43, लॉ इज सोशल साइंस दैट ग्रोज एंड डेवलप सो एंड सो सो एंड सो एंड सो। अब लिखा हुआ है according to 27th Law Commission report, a special committee presided over by Sir Errol Richard, including Dr. Rashbharev Ghosh, examined the draft bill of CPC, who carefully rearranged all the provision
of the draft code of CPC into two parts, which includes the body of the code and the schedule. अब देखो इसमें ए जो है बिल्कुल ठीक है, फिर schedule फर्स्ट, schedule तो बाद में है, जो orders हैं तो ये हो गया wrong. Sections and orders, तो sections भी हैं, orders भी हैं, but वो उसको क्या बोलते हैं, उसको schedule बोलते हैं, तो इसलिए प्रॉपर नहीं है. अब देखो बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो ऑप्शंस में देखो बच क्या गया, ए. तो बी इज द आंसर, ओनली ए. Next 44, which of the following option is true with the reference of mean profit of property as given under section 212 CPC? It says mean profits means profit. अब कई लोग इसको मैसने प्रॉफिट बोलते हैं, मैसने बोल सकते हैं, आई कॉल इट मीन प्रॉफिट, ऐसे साइलेंट. लेट्स से मैसने प्रॉफिट which a person in wrongful possession of such property actually received, बिल्कुल ठीक है. Might with ordinary diligence have received therefrom, ये बिल्कुल ठीक है. Together with interest on such profit, ये भी ठीक है. But shall include profit due to improvement made by person, ये नहीं है. Shall not include profits, ये है. तो आंसर क्या बन गया इसका, A, B, C and E. C is the answer. वही डेफिनेशन में ही लिखी हुई हैं सब चीजें. Next is 45. Decree is always appealable and order can hardly be appealable. However, there are few orders in which first appeal is allowed but not second appeal can be allowed. तो कौन कौन से हैं, देखो अब देखो सेक्शन 2C डेफिनेशन से, डेफिनेशन से यहाँ पर ऑर्डर कैसे निकलेंगे, तो ये दोनों तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, ए और बी तो हो ही नहीं सकते, है ना. सेक्शन 99 CPC क्या है, 99 तो लिखा हुआ नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड, तो सी भी रूल आउट हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन क्या बच गए, डी और ई ओनली, है ना. सी वाला और ए भी तो गलती ही हो गए. सेक्शन 100 क्या है, नो सेकंड अपील. एंड 104 क्या है, ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज. 103 क्या है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया, बच क्या गया, डी. डी इज द आंसर. और 104 के सेक्शन 2 में ही लिखा हुआ है नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास इन अपील अंडर दिस सेक्शन, सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 46. The various modes in which execution of a decree may be ordered are given in section 51 CPC. Point out the one of the following modes which is not given under section 51. तो 51 में क्या क्या दिया हुआ, डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, ये ठीक है. फिर अटैचमेंट ऑफ सेल बाय विदाउट सेल अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये ठीक है. अरेस्ट डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर, ये ठीक है. अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ये ठीक है. ये अरेस्ट डिटेंशन ऑफ पार्टी हु इज नीदर अ पार्टी टू ए सूट नॉर हैव एनी कनेक्शन टू द मैटर इन इशू, ये नहीं है, तो डी इसका आंसर रहेगा, ई ओनली. Next 47. Which are the essential components of the institution of civil suit? Cause of action तो होना ही चाहिए, opposite party भी, existence of subject matter, relief claim must be in form of civil remedy, yes, court must have jurisdiction to adjudicate upon the same, बिल्कुल ठीक. तो all options A to D, D is the answer. Next 48. Consider the following proposition of law relating to the application and effect of doctrine of res judice under section 10 CPC with respect to the following matters. A matter in issue in subsequent suit must be directly and substantially in issue in previous suit, ये बिल्कुल ठीक है. Previously instituted pending suit in a foreign court shall debar Indian court trying subsequently instituted suit, no, ये wrong है. फिर decree passed in contravention of doctrine of res judice shall be nullity and may be disregarded in execution proceeding, no, ये नहीं कर सकते. बिकॉज दी जो सेक्शन 10 दिस इज ओनली प्रोसीजर, कोर्ट अलाउ करे ना करे कोर्ट की मर्जी है, बट जो डिक्री आ गई उसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, है ना. द कोर्ट इन विच प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव जुरिडिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट सूट, ये बिल्कुल ठीक है. तो आंसर क्या है इसका, ए एंड डी ओनली, तो डी इज द आंसर. ऐसी 49 अब मैच करना है. 406 CRPC किसकी पावर है, सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफर केसेस. 407 हाई कोर्ट की पावर है. 408 कोर्ट ऑफ सेशन की पावर है ना. और देखिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया. 409 में क्या लिखा हुआ है, विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील बाय सेशन जजेस, है ना, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या फिर सेशन जज. अब जो विड्रॉल ऑफ केसेस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ये कहाँ पर है, सेक्शन 410 में. बट अगेन फिर से वही जो बाकी के देख लेते हैं, ये 312 देखो इसमें है, तो बी इसका आंसर है. बट अगेन दिस इज ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन, ये भी जो है डिलीट होना चाहिए. नेक्स्ट 50 मैच करना लिस्ट को. अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार किससे रिलेट करता है, ये अरेस्ट पर है. ये
ललिता कुमारी वर्सेस ललिता कुमारी है ये वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो ये 154 एफआईआर पर है। श्यामलाल मोहनलाल ये किस पर, 94 पर। और ये गुरबख्श सिंह सिबिया ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। तो क्या बन गया इसका 3142, ये 3142 ए इज द आंसर। बट देखिए जो आंसर की में दिया हुआ सी दिया हुआ है, अगेन दिस इज एन ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट कर दीजिए फटाफट। S51 स्टेटमेंट ए है, देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन वेयर हाई कोर्ट पासिस ओनली सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months, बिल्कुल ठीक है। फिर नो अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन वेयर द कोर्ट ऑफ सेशन पासिस सेंटेंस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है there shall be no appeal by a convicted person where metropolitan magistrate passes sentence of imprisonment not exceeding 2 months, ये भी ठीक है। ये रॉन्ग हो गया, ये 3 months होगा यहाँ पर भी। ये कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए 3 months की पावर दी हुई है ना। ये सेक्शन है 376, नो अपील इन पैटी केसेस। फिर नेक्स्ट है डी, देयर शैल बी नो केसेस वेयर एन अक्यूज हैज प्लीडेड गिल्टी हैज बीन कन्विक्टेड बाय हाई कोर्ट ऑन सच प्ली, बिल्कुल ठीक है। ये सेक्शन है 375। तो आंसर क्या बन गया इसमें, ए बी डी सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 52, as per section 300 CRPC, a person who has been tried by a competent court for an offence and convicted shall, while such conviction remain in force, not liable to be tried for the same offence, बिल्कुल ठीक है। ये ऑट्रोफोएस कॉन्विक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन एक्विट। फिर स्टेटमेंट बी है, एज पर सेक्शन 300 CRPC, a person who has been tried by a competent court for an offence and acquitted shall, while such conviction, acquit हो गया तो conviction remain in force कैसे होगा, not liable to be tried for the same offence, बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पर स्टेटमेंट इन्होंने गलत कर दी और ऑप्शन में कहीं भी ए ओनली नहीं है और ए और बी है। अब नेक्स्ट देखें अगर सी, तो लिखा हुआ है who has been tried by competent court offence convicted shall, while such conviction remain in force for similar offence, यहाँ भी सिमिलर है तो सिमिलर के लिए नहीं है, सेम के लिए है। तो ए एंड बी कुड बी द आंसर, बट दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन, इसको भी डिलीट कर देना चाहिए। यहाँ पर देखिए इन्होंने कन्विक्शन ये मिस्टेकनली टाइप्ड हो गया है और यहाँ पर भी देखो इधर भी ऐसे ही while such conviction remain in force, तो आई वुड से दिस कुड बी डिलीटेड। Next 53, the public prosecutor in charge of case may, with the consent of court at any time before judgment is pronounced, withdraw from the prosecution any person of any person, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है APP in charge of a case with the consent of court and time before the judgment is pronounced, withdraw from prosecution of any person, ये बिल्कुल ठीक है। PP और APP दोनों कर सकते हैं as per section 321 CRPC। फिर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ केस मे विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट एंड इन टाइम बिफोर द ऑर्डर इज पास्ड, विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन। ऑर्डर की बात कहीं पर भी नहीं है, तो वो तो वहाँ पर जजमेंट इज प्रोनाउंस लिखा हुआ है तो ऑर्डर नहीं आएगा। फिर से ये APP का लिख दिया ऑर्डर, तो ऑर्डर नहीं है, तो ए एंड बी अगेन, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 54, स्टेटमेंट ए है, एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल ट्रायल शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस, बिल्कुल ठीक है। फिर है दी एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कॉल्ड एनी टाइम एज ए विटनेस, एनी टाइम कॉल नहीं कर सकते, जब उसकी डिफेंस की बारी आएगी तभी वो आ सकता है। ये सेक्शन 315। फिर नेक्स्ट है द फेलियर ऑफ द एक्यूज पर्सन टू गिव एविडेंस शैल नॉट मेड हिम सब्जेक्ट टू द एनी कमेंट बाय एनी ऑफ द पार्टीज, ये मेंशन किया गया सेक्शन 315 के 1 के प्रोवाइजो बी में। फिर द मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड शैल मेक मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, ये भी ठीक है। तो बी इसमें रॉन्ग हो गया और ए सी डी आर करेक्ट, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 55, स्टेटमेंट 1 है, ए रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू इन फॉर्मा पॉपरस इज नॉट कंसिडर्ड एज डिक्री एज देयर इज नो प्लेन टिल एप्लीकेशन इज ग्रांटेड, ये बिल्कुल ठीक है। फिर द प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट आर कंसिडर्ड एज स्टैट्यूटरी सूट एंड डिसीजन देयर आर डिक्रीज, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ठीक हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 56, अब मैच करना है, तो ऑर्डर 20 रूल 12, देखिए जो ये
जिन जिन केसेस में प्रिलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री होती है, 2 डिग्रीज होती हैं, उनके बारे में पूछा हुआ है। ये ऑर्डर 20 क्या है, जजमेंट एंड डिग्री के लिए। अब इसका ये रूल 12 है। देखिए मीन प्रॉफिट कहाँ पर है, 212 में, तो आप इसको इस तरीके से ही मैच कर सकते हैं, 12 का 12, और ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर 14 किसके लिए है, प्रीएम्पशन के लिए। फिर रूल 15 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए। फिर 18 क्या है, पार्टीशन एंड सेपरेट सूट, ये सेपरेट शेयर के लिए आना चाहिए यहाँ पर। तो क्या बन गया इसका, 4231, तो 4231 ये रहा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 57 अब मैच करना है। ये दुल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी किस पर है, ये एक्सक्यूजन ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट पर है। ये दरिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये रेस जुडिकाटा पर है। देवीलाल मोदी वर्सेस एसटीडी, ये एसटीडी का मतलब होता है स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट, बट ये स्टेट टैक्स ऑफिसर रतलाम है इस केस का नाम। ये किस पर है, कंस्ट्रक्टिव टैक्स जुडिकाटा पर। मोर्गन स्टैनले वर्सेस कार्तिक दास, ये आर्बिट्रेशन पर केस है ना, ये फोरम शॉपिंग पर। 1 इसका आंसर रहेगा, 2413। नेक्स्ट 58 अब सेक्शन है, ये डेफिनेशंस हैं। देखिए 212, अब देखो क्वेश्चन ही पूछा हुआ मीन प्रॉफिट पर, वहाँ मेंशन भी किया हुआ है 212, तो ऑब्वियसली सी का 2 हो गया। अब देखो सी का 2 2 में है, तो ये हो गए रूल आउट। 210 देखिए मैंने जब भी बात की है तो जे जज जजमेंट डेटर 8 9 10 इस तरीके से मैंने ये सीक्वेंस ही बताया हुआ है। ये तो ए का क्या हो गया 4, तो ए का 4 देखो ये रहा, तो सी इसका आंसर आ गया। बी का है 3 डिग्री। अब डिग्री की डेफिनेशन कहाँ पर है, 2 में, तो डिग्री होल्डर कब आएगा, डिग्री के बाद ही आएगा ऑब्वियसली, तो 2 3 हो गया। 219 क्या है, शेयर इन कॉर्पोरेशन, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 59 विद रिस्पेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम इंटरेस्ट पब्लिका उत्सित फिनिट लिथियम, ये अलग अलग होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सिविल सूट्स, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेशन, इंटरिम ऑर्डर एक्सेट्रा, बिल्कुल ठीक है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा कोडिफाइड अंडर सेक्शन 11 सीपीसी इज एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव नहीं है ये, तो ये हो गया रॉन्ग। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू रिट पिटीशंस, ये बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्ट हैबियस कॉर्पस, तो ए बी डी इसका आंसर होगा, डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है, 11, देखो मेंशन कर ही दिया यहाँ पे। नेक्स्ट 60 स्टेटमेंट ए है, सेट ऑफ स्टैट्यूटरी डिफेंस ऑफ प्लेंटिव्स एक्शन, ये बिल्कुल ठीक है। फिर वेयर एज द काउंटर क्लेम इज अ क्रॉस एक्शन, ये भी ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगी करेक्ट। कैसे, देखिए यहाँ लिखा हुआ क्रॉस एक्शन नॉट क्रॉस सूट, दोनों ही क्रॉस सूट होते हैं, बट यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिफेंस मिलता है सेट ऑफ का, किसको, डिफेंडेंट को, अगेंस्ट द प्लेंटिव्स एक्शन। अब सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम राइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सेम ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। अब मान लो ए वर्सेस बी है, ए ने केस किया बी पर फॉर रिकवरी ऑफ ₹10 लाख। अब बी के पास अगर कोई डिक्री है अगेंस्ट ए फॉर 5 लाख, तो सेट ऑफ हो जाएगा वो। और इसके लिए तो आप इलस्ट्रेशन भी है यहाँ पर, इलस्ट्रेशन डी देख लो, बिल ऑफ एक्सचेंज का लिखा हुआ है। B holds judgment against A for ₹1,000. Two claims being both definite pecuniary demands may be set off. वहाँ कहीं लिखा हुआ कि सेम ट्रांजेक्शन। अब 500 रुपये बिल ऑफ एक्सचेंज है और 1000 रुपये की जजमेंट है अगर उसके पास, मतलब क्या हुआ, जजमेंट ज़्यादा की है, इसका मतलब सेम ट्रांजेक्शन की नहीं हुई, तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। सेट ऑफ अमाउंट्स मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ द सूट, बट काउंटर क्लेम अमाउंट मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, ये भी ठीक है। फिर बोथ सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम कैन नॉट एक्सीड पेक्यूनियरी जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, ये भी ठीक है। तो उसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, बी ओनली, बी इज द आंसर। सेट ऑफ काउंटर क्लेम का प्रोविजन कहाँ है, ऑर्डर 8 रूल 6 सेट ऑफ है एंड रूल 6A काउंटर क्लेम है। Next 61, in case of anticipatory breach of contract, if aggrieved party does not accept the repudiation and leaves the contract alive, then which of the following consequence ensue? तो इसमें स्टेटमेंट ए है, कौन से कॉन्सिक्वेंस होंगे, द पार्टी रेपुडिएटिंग मे चूज टू परफॉर्म एंड प्रोमिसी विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द सेम, ये बिल्कुल ठीक है। और देखिए एंटिसिपेटरी ब्रीच की बात कहाँ पर की गई है, इन सेक्शन 39 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि टाइम से पहले ही जो प्रोमिसर है उसने बोला कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, नाउ द प्रोमिसी
मान लो सपोज ए ने बोला कि भाई आप जो है इस दिन सामान लेने आ जाना मुझसे और ये कार्गो जो है आपको भेजना है। केस है ये एवरी वर्सेस बाउडन। बी वहाँ पर पहले ही पहुँच गया टाइम से पहले, और ए ने उसको उसी टाइम बोल दिया कि हमारे पास कोई कार्गो नहीं है, आप जो है चले जाओ, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसी टाइम पर। लेकिन जो टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस था वो उस टाइम पर नहीं हुआ, मतलब अर्लियर इन टाइम था। अब बी के पास क्या ऑप्शन है, जो प्रोमिस है उसके पास ऑप्शन है या तो वो उसको उसी टाइम ख़त्म कर दे और कंपनसेशन क्लेम कर ले, या फिर वेट करे टिल द टाइम जो भी डेट फिक्स थी फॉर द परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर इसने वेट किया नाउ, और एक और सिचुएशन है होचेस्टर वर्सेस डेला टूर। तो डेला टूर वालों ने होचेस्टर को जो है एम्प्लॉय किया कि भाई इन मंथ ऑफ जून आप जो है हमारे पास आना, हम आपको काम देंगे, आपने जो है एज ए ट्रैवल एजेंट काम करना है। तो जब टाइम पीरियड आया नहीं था उससे पहले ही मई में जो है डेला टूर वालों ने बोल दिया कि भाई हमारे पास कोई काम नहीं है आपके लिए, आपको काम नहीं देंगे। तो ब्रीच, और उसने क्या किया उसी टाइम पर जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लगा के और रेपुडिएट करके केस कर दिया। अब जो ये स्टेटमेंट ए है देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टी रेपुडिएटिंग मे चूज टू परफॉर्म एंड द प्रोमिसी विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट। अब जो सिचुएशन 1 जो थी ये एवरी वर्सेस बाउंड में, यहाँ पार्टी ब्रीचिंग रेपुडिएट कौन कर रहा है, ए प्रोमिसर। अगर वो परफॉर्म कर दे डेट फिक्स पर तो प्रोमिसी विल बी बाउंड। नाउ यस इट विल बी बाउंड, तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी है द प्रोमिसर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। अब क्या यहाँ जो प्रोमिसर है ए है वो बेनिफिट ले सकता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का? यस। अब मान लो कि अब इसमें एवरी वर्सेस बाउंडन में क्या हुआ कि वॉर स्टार्ट हो गया। अब उसने रेपुडिएट तो किया नहीं था उस टाइम पर, और फिर जब वॉर स्टार्ट हो गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई अब जो है ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द ब्रीच ऑफ पार्टी नहीं हुआ है, ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन या फिर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुआ है। तो प्रोमिसर को यहाँ पर एडवांटेज मिल गई, तो ये हो गया रॉन्ग, बी इज़ रॉन्ग। फिर द डैमेज फॉर ब्रीच वुड बी एसेस्ड एट द टाइम व्हेन द रेपुडिएशन टेक्स प्लेस। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डैमेज फॉर द ब्रीच वुड बी एसेस्ड एट द टाइम व्हेन द रेपुडिएशन टेक्स प्लेस। मतलब मान लो ए ने जब बोला कि भाई हमारे पास कोई सामान नहीं है, उसने ब्रीच कर दिया, अगर वो केस करता है उसी टाइम पर कि भाई मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तब वो उसी टाइम पर असेस किए जाएंगे व्हेन टाइम ऑफ रेपुडिएशन टेक्स प्लेस। अब उसने चूज़ किया कि वो ही विल कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, बट उस फिक्स टाइम पीरियड के आने का वो वेट करेगा। और देखिए क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा हुआ है, इफ़ द एग्री पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द रेपुडिएशन, मतलब उसने रेपुडिएशन एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया रॉन्ग। और विल बी एसेस्ड द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। तो इसमें से ठीक कौन से हुए फिर, ए एंड डी, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 62 अब है, इफ द प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट द एंटिसिपेटेड रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द प्रोमिसर, व्हाट वुड बी द लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द प्रोमिस। सिचुएशन देखिए अभी भी वही है कि ए वर्सेस बी है। ए ने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूँगा, तो उस टाइम पर प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया रेपुडिएशन, एंटिसिपेटरी रेपुडिएशन मतलब एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। तो फिर से वही सेक्शन 39 एंटिसिपेटरी ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब क्या होगा, प्रोमिसी डैमेजेस वुड बी एसेस्ड एट द टाइम एंड द रेपुडिएशन टेक्स प्लेस। नो, फिर से वही आ गया ना, ये जब उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया मतलब क्या हुआ कि वो प्रोमिसी चोज टू वेट टिल द टाइम फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस। तो फिर कब एसेस करेंगे, एट अ टाइम फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर प्रोमिसी डैमेजेस विल बी एसेस्ड एट टाइम, ए हो गया रॉन्ग, बी इज करेक्ट। फिर प्रोमिसी हैव टू टेक रिस्क ऑफ द मार्केट रेट फॉलिंग, हाँ लेना पड़ेगा। फिर प्रोमिसी वुड बी अंडर नो ऑब्लिगेशन टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप, नो वो तो हमेशा रहती ही हैं, ऑल रीजनेबल स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे उसको, ये हो गया रॉन्ग। तो ठीक कौन सा हो इसमें, बी एंड सी आर करेक्ट, सी इज द आंसर। Next 63, consider the following legal propositions relating to communication of acceptance through postal means under Indian Contract Act. The contract is concluded at the place where proposal is accepted and communication of acceptance is dispatched. ये बिल्कुल ठीक है। The acceptor becomes bound when properly addressed and adequately stamped letter is posted. No. Acceptor कब bound होगा? Only when his acceptance comes to the knowledge of the proposer. तो ये वाला हो गया wrong, ये वाला है ठीक। The offerer becomes bound when properly addressed, adequately stamped letter is posted, है ना। तो A, C, D इसमें करेक्ट हो गया, D is the answer. Communication of acceptance कहाँ पर, सेक्शन 4 of Contract Act. Next 64, if the debtor owes several debts to the same creditor and makes payment without any appropriation, then the creditor may use the payment to discharge which of the following
इसके प्रोविजन कहाँ पर है, सेक्शन 60 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। तो एट हिज डिस्क्रिप्शन टू वाइप आउट एनी डेट विच इज़ ड्यू। तो वाइप आउट के लिए देखो मेंशन स्पेसिफिकली नहीं किया गया। तो वाइप आउट मतलब क्या होता है कि पूरा डेट जो है ख़त्म करना, तो उसको ख़त्म कर सकता है जो ड्यू है, तो ये ठीक है। फिर टू मेक पेमेंट फॉर टाइम बार डेट, ये भी ठीक है। फॉर द इंटरेस्ट कॉस्ट देन टू प्रिंसिपल, ये ठीक है। एंड अगर आप इसमें ऑप्शन डी देखेंगे तो क्या लिखा हुआ, टू मेक पेमेंट फॉर डेट्स एज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 61 में क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी ने भी अप्रोप्रिएट नहीं किया तो जो डेट टाइम में पहले होगा उस पर वो अप्लाई किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। अब देखो जो डी है, डी तो डी 3 में तो बच गया क्या, बी, ए बी सी, बी इज़ दी आंसर। ये क्वेश्चन भी आप जो है ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आंसर की में इसका सी दिया हुआ है। Next 65, the right of private defense against movable and immovable property under section 97 का 2। अब ये 97 का 2 नहीं है, ये सेकेंडली है। तो क्या लिखा हुआ, द प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल हिमसेल्फ और अदर अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफेंस फॉलिंग अंडर, तो क्या लिखा है वहां पर, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। तो डी इसका आंसर है, ओनली डी। नेक्स्ट 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस mere preparation to commit an offense is are made punishable under IPC। तो possession of counterfeit coin, ये सेक्शन है 235, बिल्कुल ठीक है ये। possession of false weight and forged document, ये सेक्शन है 266 for false weights and measures, और ये forged document के लिए है सेक्शन 474। फिर मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती 399 एंड वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेशन 121। तो सारे ही ठीक हैं इसमें, तो ए बी सी डी ऑल, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 67, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल प्रपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एन ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट अंडर IPC। देयर हैज टू बी वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल ठीक है ये। फिर देखिए सेक्शन 339 लिखा हुआ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हुएवर वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट्स एनी पर्सन। फिर है द पर्सन मस्ट बी रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच ही हैज़ राइट टू प्रोसीड, ये भी ठीक है। फिर है पर्सन मस्ट बी रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग टू ऑल डायरेक्शन बियॉन्ड ए सर्टेन एरिया, नो ये रॉन्ग हो गया। ये क्या होता है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। फिर है डी, इवन मेयर वर्बल प्रोहिबिशन, डायरेक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन विल बी सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत क्या हो गया, फिर सी ओनली, तो इसमें सिर्फ सी गलत है। तो ये जो क्वेश्चन जो है डिलीट होना चाहिए, ऑप्शन सी नहीं है इसमें, ओनली सी। बिकॉज यहाँ पर पूछा है नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑफेंस रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, तो ये सब तो इसमें एप्लीकेबल हो गए, सी वाला ही एप्लीकेबल नहीं है बस। नेक्स्ट 68, कंसीडर द फॉलोइंग प्रपोजिशन रिलेटिंग टू एन ऑफेंस ऑफ असॉल्ट, एफ्रे एंड रॉयट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रूव्ड फॉर एन ऑफेंस ऑफ रॉयट अंडर IPC। अब कंसीडर करो तीनों को और जो है रॉयट के बारे में बताओ। तो इट मस्ट बी कमिटेड इन अ पब्लिक प्लेस एंड कैन नॉट बी कमिटेड इन प्राइवेट प्लेस। ये राइटिंग तो प्राइवेट प्लेस में भी हो सकती है, गलत हो गया। फिर इट मस्ट बी कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन, 5 और मोर चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इट मस्ट बी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन विद एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन 141 अनलॉफुल असेंबली, बिल्कुल ठीक है। इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक पीस एंड जनरली प्रीमेडिटेट नहीं होता। अगर प्री मेडिटेशन यहाँ पर आ जाएगा तो ऑब्वियसली इट वुड बी, तो फिर वहाँ पे तो सेक्शन 34 लग जाएगा, फिर वहाँ पर 2 और मोर पर्सन की ज़रूरत होगी। तो मैं कहूँगा कि ये जो ऑप्शन सी गलत हो गए, फिर सारे, ओनली सी इज़ करेक्ट। फिर तो ये क्वेश्चन भी जो है ऑब्जेक्शनेबल है, आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आंसर की मैं डी आंसर दिया हुआ इसका, क्वेश्चन भी जो है डिलीट होना चाहिए। तो प्री मेडिटेशन आ गया तो मतलब कॉमन इंटेंशन आ गई, कॉमन इंटेंशन आ गई तो कॉमन इंटेंशन 2 और मोर पर्सन चाहिए, फिर राइटिंग के लिए 5 और मोर पर्सन चाहिए और 141 वाला होना चाहिए वो, तो वो वहाँ पर फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। और राइटिंग में अगर आप देखेंगे तो वहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट 146 में कॉमन ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज़ किया गया, तो प्री मेडिटेशन कैसे हुआ फिर? प्री मेडिटेशन मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स है 34 के अकॉर्डिंग। Next 69, subject to the provision of 99 IPC, the right of private defense of property under which of the following offense extend to voluntary causing of death of wrongdoer। तो इनके सब प्रॉपर्टी कौन कौन से हो सकते हैं? रॉबरी हो सकता है, मिसचीफ बाय फायर इन एनी बिल्डिंग हो सकता है, फिर एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग एसिड विच मे कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। देखिए ये जो है
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हो सकता है डेथ कॉज करने के लिए रीज़न, बट ये जो है 103 में नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए पूछ रहे हो, सेक्शन है 103, ये आता है सेक्शन 100 में, तो ये नहीं होगा। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया? A, B, D, C इज द आंसर। नेक्स्ट 70 मैच करना है लिस्ट को। सेक्शन 350 IPC क्या है? क्रिमिनल फोर्स। 51 असॉल्ट। तो 2-1 देखो 2 में है, ये रहा, ये हो गए रूल आउट। फिर अभी हमने किया ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट 339, 340, 43 A इज द आंसर। नेक्स्ट 71 विद रिस्पेक्ट टू अरियत इट इज ट्रांसफर फॉर ओनरशिप। देखिए ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती इसमें अरियत में, अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो वक्फ हो जाएगा। फिर टेम्पररी लाइसेंस टू एंजॉय द प्रॉफिट सो लॉन्ग एज ग्रांटर प्लीजेज, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर डोनर टू बी ऑफ एज, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। द प्रोहिबिशन गवर्निंग गिफ्ट्स डू नॉट एक्सटेंड टू अरियर, बिल्कुल ठीक है। तो B, C and D इज द आंसर। नेक्स्ट 72 मैच करना है सेक्शन है ये हिंदू मैरिज एक्ट के। सब कुछ याद हो जाए, बट ये स्पिंडा और प्रोहिबिटेड डिक्री है ना, ये हमेशा दिक्कत करते हैं कि भाई कौन सा है। तो स्पिंडा रिलेशनशिप है 3F में और प्रोहिबिटेड रिलेशन 3G। 3G याद कर लो, 3G जो है प्रोहिबिटेड है। प्रेस्क्राइब्ड आ गया E में एंड यूट्राइन ब्लड D में। तो क्या बन गया इसका? 4321। तो ये रहा 4321, D इज द आंसर। अब एक बात देखो आप, अगर स्पिंडा का कहीं लिखा हुआ है कि 3G है, तो 3G और F अगर आपको याद है, ये याद नहीं आ रहा कि कौन सा ऊपर नीचे है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे? देखो ऑप्शंस में ही नहीं है कहीं भी। अब जो ये स्पिंडा है, तीनों देखो 4 लगाया हुआ है, मतलब 3F ही है ये, है ना। 1 तो है नहीं, 3D में तो होगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में है ये। नेक्स्ट 73 अब मैच करने हैं फिर से सेक्शंस हिंदू सक्सेशन एक्ट के। तो राइट ऑफ चाइल्ड इन वूम कहाँ है? सेक्शन 20 में है। मर्डर डिस्क्वालीफाइड 25 में है। फिर सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालीफाइड ये 27 है, और कन्वर्ट डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाइड ये 26 है। तो क्या बन गया इसका? 3142, ये रहा, C इज द आंसर। नेक्स्ट 74 अब 2 स्टेटमेंट है, बतानी इसमें कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है एवरी पर्सन हु प्रोक्योर्स मैरिज of himself or herself to be solemnized under this act in contravention of the condition specified in clause 345 shall be punishable in case of contravention of condition specified may extend। नो जी, ये है 1 year और 1 लाख रुपीज, ये रॉन्ग है। ये 2 year और 1 लाख रुपीज है इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्लॉज 3, ठीक है। एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्लॉज 4 and 5 के लिए जो है वो है imprisonment which may extend to 1 month and extend to 2000 rupees और with both। तो दोनों ही ये false हो गए, both statement are false, B is the answer। Next 75 statement 1 है spindle relationship extends as far as third generation in the line of ascent through the mother as far as fifth generation in the line of ascent through father, बिल्कुल ठीक है ये। फिर spindle relation includes relation by half uterine as well as by full blood adoption, it includes both legitimate illegitimate blood relations, बिल्कुल ठीक है। तो बताना है करेक्ट, दोनों करेक्ट है, A इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 76 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो स्टेटमेंट ए है प्रोविजन विच एक्सप्रेसली डिनाइड द एप्लीकेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग और फिक्सेशन ऑफ सीलिंग और डिवोल्यूशन ऑफ टेनेंसी राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच होल्डिंग हैज बीन ओमिटेड अंडर हिंदू अमेंडमेंट 2005, ये बिल्कुल ठीक है। ये मेंशन किया गया था सेक्शन 5 में और अब ओमिट कर दिया गया है यहाँ से, सेक्शन 2 था उसमें, अब डिलीट कर दिया गया है। फिर कपासी राइट्स आर गिवन टू डॉटर फ्रॉम नो, अब तो बाय बर्थ है। अगर आपने केस देखा हो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा वाला, है ना, बाय बर्थ राइट है। इन गुरुपत खंडप्पा मकदम वर्सेस हीराबाई खंडप्पा मकदम, it was observed that the share of widow on partition of Kopasni property between the father and son was in addition to the share he would receive as class 1 heir of the deceased, ये बिल्कुल ठीक है। फिर 4 more legal heirs in class 1 category of a Hindu male dying intestate are sons of predeceased daughter of predeceased daughter। तो क्या आ गया? daughters daughter son,
फिर डॉटर ऑफ डिसीज डॉटर ऑफ डिसीज डॉटर 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 डॉटर, एंड फिर क्या है, डॉटर ऑफ डिसीज सन ऑफ डिसीज डॉटर डॉटर सन डॉटर, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो एक तरीका भी है इसमें। अब देखो बी वाला रॉन्ग है, ये आपको पता है, और वैसे भी ये 9 सितंबर था, 3 सितंबर नहीं था। उससे पहले अगर देखें विनीता शर्मा वाले केस से पहले, तो वैसे भी रॉन्ग था। तो बी देखो, बी 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 तीनों में था, तो ऑप्शन में इसमें एक ही बच गया, सी इज द आंसर। बाकी देखने की जरूरत भी नहीं थी, पर हमने कर लिए हैं, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 77, मैच करना है अब लिस्ट को। वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर बहुत ही कॉमन जजमेंट है, तो वरिंदर कुमार घोष पता ही होगा, ज्वाइंट लायबिलिटी कॉमन इंटेंशन। आर वर्सेस एम सलीवन, ये जो है सेडिशन पर है। राम तहल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अनलॉफुल असेंबली पर है। तो क्या बन गया इसका 2134, ये रहा 2134, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 78, which of the following is correct regarding the offense of cruelty by husband or his relatives? Section 498A. It has been inserted into IPC by Amendment Act 47 of 1983. नो, ये 46 है। कैसे पता? देखिए मैंने अभी जो रिसेंटली ना ये JLO पेपर जो है डिस्कस किया था, और वहाँ पर ये जो सेक्शन 113A और 13B जो है पूछे हुए थे एविडेंस एक्ट के, तो वो जो है मैंने बताया था कि ये 46 ऑफ 83 है एंड 43 ऑफ 1986 है। तो 6, 3 और 3, 6 इस तरीके से मैंने याद किया था वहाँ पर। ये तो देखो मेरे को अभी तो याद है ये, तो ए गलत हो गया इसमें। तो ए वाले देखिए 2 ऑप्शन है, ये रॉन्ग हो गए, है ना। फिर इट हैज़ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 25 दिसंबर 1983, ये बिल्कुल ठीक है। एंड ये नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब देखिए यहाँ कंडीशन है कि कॉग्निजेबल कब होगा, जब कोई इंफॉर्मेशन मिली हो पुलिस स्टेशन, मतलब FIR हुई हो, ठीक है ना, उसके बाद ही कॉग्निजेबल है, अदरवाइज नहीं है। बट एक तरीके से देखें तो है भी, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट है द एलिगेशन इन द लैंडमार्क केस ऑफ अरनेश कुमार वाज ऑफ सेक्शन 498, ये बिल्कुल ठीक है, तो डी ठीक हो गया इसमें। फिर इट इज़ ए कंपाउंडेबल ऑफेंस, नहीं ये क्या है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, वही मेंशन किया हुआ है नीचे सेक्शन में ही, तो ये हो गया रॉन्ग। तो ठीक कौन कौन से हो गए इसमें, बी, सी एंड डी, तो डी इसका आंसर हो गया। Next 79, the right of private defense of body extend to causing death if the offense which occasion the exercise of right is an assault with intention of committing rape, ये होगा, gratify natural lust होगा, robbery नहीं होगा बिकॉज ये प्रॉपर्टी वाला है, 103 में चला जाएगा। फिर किडनैपिंग और अबडक्शन हो, ये हो जाएगा। और ई क्या है, assault with intention of fully confining a person, कन्फाइनमेंट के लिए कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ABDEC गलत हो गया, बी इज द आंसर। ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, ये कहाँ पर, सेक्शन 100। एंड अगर हम एक चीज़ देखें तो ये जो स्टेटमेंट ई है, दिस इज नॉट फुल्ली मैंशनड हियर एज इट मैंशन इन सेक्शन 103। तो आप एक तरीके देखोगे तो इस क्वेश्चन को भी जो है आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो कि भाई ये आंसर की ठीक नहीं है, बट अगेन तो सर्कमस्टांसेस वाली जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखी यहाँ पे। बट अगेन जो एज अ पेपर देखे तो जनरली जो मेन पॉइंट्स है वही पूछते हैं क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि ये ठीक भी हो, बट ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल, ऑब्जेक्ट कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है 80, स्टेटमेंट 1 है, पनिशमेंट अंडर द स्कीम ऑफ IPC कैन बी कम्यूटेड आइदर बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ही पावर है सिर्फ, तो ये हो गया रॉन्ग। फिर पनिशमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी टर्म कैन बी कंसिडर्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर दैट टर्म एज पर 53A, ये गलत हो गया। पनिशमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन किस में कन्वर्ट किया गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो ये भी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग हो गए, बोथ आर फॉल्स, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 81, अब ये केसेस है मैच करने हैं। विरसा सिंह स्टेट ऑफ पंजाब किस पर है, ये 303 पर, तो ए का हो गया 3। ये चैरुबरिन ग्रेगरी स्टेट ऑफ बिहार किस पर था, ये 304A पर। फिर नासिक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये है सेक्शन 300 फसली पर। और वेंकटेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो क्या बन गया इसका 3142, ये रहा, ए इज द आंसर। देखिए आंसर की में जो है सी दिया हुआ था, दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज 82, मैच करना लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। स्टॉकिंग कितने में है, देखिए मैंने तो बहुत बार डिस्कस किया, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। वैसे तो जनरली ये एक ही सेक्शन पूछते हैं, बट यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग में 4 पूछ लिए। तो स्टॉकिंग आ गया ऑब्वियसली 354D में, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन 361 है, डिसरोबिंग वुमन 354A है, वॉयरिज्म 354C है। क्या बन गया इसका 2413, तो 2413 ये रहा, C इज द आंसर। ऐसे 83 मैच करना है अब लिस्ट 1 लिस्ट 2। ये इनविटेशन टू ट्रीट मैकफर्सन वर्सेस एपन्ना, और दूसरा केस कौन सा आता है, हार्वे वर्सेस फेसी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, बहुत फेमस केस है ये एक्सेप्टेंस पर। फिर काउंटर प्रपोजल हाइड वर्सेस रेंच, एंड जनरल ऑफर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। तो क्या बन गया इसका 4312, डी इज द आंसर। ऐसे 84 अब मैच करने हैं ये प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशंस हैं। 2A किसकी है, प्रपोजल की। फिर 2C है प्रॉमिस। फिर 2E क्या है, एग्रीमेंट। 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो क्या बन गया 2341, बी इज द आंसर। ऐसे 85 लिस्ट मैच करनी है अब। सप्लाईज ऑफ नेसेसरीज सेक्शन 68 है। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन 69 है। लायबिलिटीज टू पे फॉर नॉन ग्रेट्युटोस एक्ट ये है 70। फाइंडर ऑफ गुड 71। तो क्या बन गया इसका 2143, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 86, अभी केसेस हैं, ये सब्जेक्ट मैटर है, लिस्ट मैच करनी है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये टेलर वर्सेस कार्डवेल, फर्स्ट केस ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ना। नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट कंटेम्पलेटेड, कैल वर्सेस हेनरी, कोरोनेशन प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया था। फिर इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज दैट इज रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन। फिर टेम्पररी इंटरवेंशन सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम भंगूर एंड कंपनी। तो क्या बनेगा इसका 3412, डी इज द आंसर। अगर आपको इसमें एक भी आता आप इसको इजिली आंसर कर सकते हैं। एक आ देखो 3 एक में ही है। Next 87 statement 1 है, for every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession or restrained during terms of service or enter into trained combination is void। नहीं, वो valid होता है, ये हो गया wrong। ड्यूरिंग सर्विस है या फिर ट्रेड कॉम्बिनेशन को बचाने के लिए ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं। फिर ए मैन्युफैक्चरर मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल हिज एंटायर प्रोडक्ट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, नॉट टू सेल एनीवन एल्स, सच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वर्ड। नो, वो भी जो है वैलिड हो सकता है, कोई वर्ड नहीं है। तो दोनों फॉल्स हो गए, बी इसका आंसर रहेगा। ऐसे 88 स्टेटमेंट 1 है, ए एग्री टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल, सच एग्रीमेंट विल बी वॉइड। बिल्कुल ठीक है ये, दिस इज इलस्ट्रेशन इन सेक्शन 29 अनसर्टेन एग्रीमेंट। फिर स्टेटमेंट 2, ए एग्री टू सेल बी व्हाइट हॉर्स फॉर ₹1000, सच एग्रीमेंट विल बी वॉइड। ये तो वैलिड होगा, ये रॉन्ग हो गया। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स, सी इज द आंसर। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चन को भी जो है आंसर की बोला गया था क्या, दोनों फॉल्स है। फॉल्स कैसे दोनों, ये बिल्कुल ठीक है, ये दोनों फॉल्स नहीं है, सिर्फ सेकंड इज फॉल्स बिकॉज ये एग्रीमेंट वैलिड है। सेक्शन बता ही दिया 29, वहाँ पर इलस्ट्रेशन देख लो आप। इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि अब यहाँ पर अगर स्टेटमेंट फॉल्स बता रहे हैं ये, तो इसका मतलब ये 1 वाली फॉल्स होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ही लिखते हैं तो वैलिड, तब तो ये फॉल्स होती। सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 89, द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर टू द बायर, ये बिल्कुल ठीक है। ये है सेक्शन 26, व्हेन द प्रॉपर्टी देयरइन ट्रांसफर टू द बायर द गुड्स आर द बायर्स रिस्क वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, ये बिल्कुल ठीक है, 26 में ही मेंशन किया गया है ये। व्हेन द प्रॉपर्टी देयरइन ट्रांसफर टू द बायर गुड्स आर एट बायर्स रिस्क ओनली वेयर द डिलीवरी हैज बीन मेड, ये रॉन्ग है, गलत हो गया। फिर where delivery has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party in fault, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, A, B and D are correct। सेक्शन 26 में ही मेंशन किया गया है, और देखिए ऑप्शन ही नहीं है इसमें वो, तो ये क्वेश्चन भी जो है डिलीट होगा, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं टोटली। नेक्स्ट 90, given below are two statements, if the buyer or his agent in that behalf obtains delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, the transit is at end, बिल्कुल ठीक है ये। सेक्शन कौन सा है ये, 51 ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, दिस इज सबसेक्शन 2। फिर है, if the goods are rejected by the buyer and the carrier or the other bailey continues in possession of them, the transit is deemed to be at an end if the seller has refused to receive them back, ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग।
इसके लिए आप देख सकते हैं सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 51 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 91 मैच करना है लिस्ट को। डिबेंचर्स वुड नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ गुड्स। गुड्स की जो डेफिनेशन उस पर केस आए हुए हैं वो यहाँ पर पूछे हुए हैं। तो ऑब्वियसली देखिए डिबेंचर्स की बात है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आप लगा सकते हैं इसमें, और ये ठीक है बिल्कुल, मतलब कंपनी से रिलेटेड है, डिबेंचर्स कंपनी में होते हैं ऑब्वियसली, तो ये हो गया यहाँ पर। और बाकी अगर आप देखें तो सारी जो है कंपनियां नहीं हैं। फिक्स डिपॉजिट कहाँ होता है? बैंक में। एसबीआई क्या एक बैंक है, तो ये इसका मैच हो गया, मतलब कॉमन सेंस से आंसर कर रहे हैं आप ये, ठीक है ना। फिर पेपर एंट्रस्टेड बाय क्लाइंट टू हिज काउंसिल इज नॉट गुड्स, बिल्कुल ठीक है, आर डी सक्सेना वाला केस है ये। एंड हायर परचेज एग्रीमेंट हेल्वी वर्सेस मैथ्यूज है। तो क्या बन गया इसमें? 2134 बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 92 अरेंज द केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट टू द अर्लीस्ट। अब देखिए इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है इन केसेस का। मतलब आई थिंक ये सब लोगों ने छोड़ ही दिया होगा, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड ई मार्क लग किया होगा। बहुत ही रेयर और इंटेलिजेंट केस होगा जिसने आंसर कर रखा होगा और वो भी ठीक हुआ होगा। आंसर तो कर देते हैं लोग, बट ठीक आंसर होना और पता होना लोगों को, ये सारे केसेस टोटली ये अनबिलीवेबल है। तो जो ये हफीज़ा बीवी वाला केस है ये आया था 2011 में। अब्दुल रहीम ये अब्दुल जब्बार 2009 का केस है। मकबूल आलम ये है 1966 का। खतीसा उम्मा वर्सेस एन कुन्नुम्मू ये है 1963 का केस। एंड ये इलाही शमशुद्दीन वर्सेस जैतुन बी मकबूल ये है 1994 की जजमेंट। तो लेटेस्ट कौन सा हुआ? ए बी ई सी एंड डी, डी इज द आंसर। Next is 93. With respect to distant kinders, under Sunni law of inheritance, the distribution of the property subject to where all the heirs are in the same degree and sex of their ancestor through whom they are connected to the deceased is same. The heirs takes per capita with males and female taking in the same ratio. देखिए same ratio नहीं होता है males and females का, तो ये हो गया wrong. Like Hindu near in the degree excludes the remoter, ये बिल्कुल ठीक है. See where the sex of ancestor through whom the descendants heirs are related to the deceased is different. At the stage of difference, the double portion goes to the male and the share will be taken by their descendants irrespective of their sex. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है D, where two or more heirs claim to the same immediate ancestor and these ancestors are two or more of different sexes, the rule is to count one ancestor as only one and allot the share in the ratio proportionate to the ancestors. नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कि फादर और मदर है, अगर मान लो मदर की डेथ हो गई तो जो भी शेयरर्स होंगे उन सबको मिलेगा बराबर। ऐसी फादर की होगी तो मदर को भी मिलता है उसमें, है ना। तो जो रेशियो प्रोपोर्शनल एंसेस्टर है उसमें नहीं मिलेगा वो, तो डी रॉन्ग हो गया। तो बी एंड सी इसमें करेक्ट रहेगा, ए इज द आंसर। एंड दिस इज, ये जो क्वेश्चन है ये हनाफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। और जो ये डी है इसमें लिखा हुआ ना, रूल इज टू काउंट वन एंसेस्टर एज वन ओनली। नो, उसको वन काउंट नहीं करते, बट कोरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ डिसेंडेंट द शेयर आर अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो ए है सेम रेशियो नहीं है, ये भी 2:1, मतलब मेल को डबल मिलता है। तो इस तरीके से जो है ए और डी इनकरेक्ट हो गए, बी एंड सी आर करेक्ट, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 94। 71 है सुन्नी मोहम्मदन ऑफ इंडिया बिलोंग प्रिंसिपली टू हनाफी स्कूल। लिखा है बिलोंग प्रिंसिपली टू हनाफी स्कूल, ऐसा नहीं कि और नहीं है, मलिकी स्कूल वाले भी काफ़ी हैं। अभी अगर आप देखें जो तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट जो है वो मलिकी लॉ पर बेस्ड है ना। बट प्रिंसिपली जो मैक्सिमम जो है हनाफी स्कूल के, तो कह सकते हैं प्रिंसिपली। फिर है सुन्नी वुमन कॉन्ट्रैक्टिंग मैरिज विद शिया डज नॉट देयर बाय बिकम सब्जेक्ट टू शिया लॉ, ये बिल्कुल ठीक है। बट ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन, आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट 1। आंसर में इसका आंसर दिया गया बोथ आर ट्रू, दैट कुड बी ट्रू एज वेल, बट अगेन इट इज ऑब्जेक्शनेबल। अभी आगे मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 95। एन 80 लीटर मिक्सचर कंटेन्स वाटर इन रेशियो ऑफ 4:1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4:1 का रेशियो है, तो इसको आप 80 को कर दो इंटू 4/5, कितना आ गया 64 लीटर जो है मिल्क है, एंड वाटर कितना हुआ 16, यही आ गया ना इसका।
तो मिक्सचर मेजरिंग 40 लीटर्स इज रिमूव्ड। अब 80 में से 40 चला गया, मतलब क्या हो गया, हाफ रह गया। तो इसको भी हाफ कर दो आप। 64 का हाफ कितना हो गया, 32:8 हो गया। एंड रिप्लेस विद प्योर मिल्क, अब सिर्फ मिल्क ऐड किया है, कितना, 40 लीटर। तो कितना रेशियो आ गई अब, 72:8 आ गई। ठीक है, अब इसका भी हाफ कर दो, कितना आ गया, 36:4। और फिर से 40 लीटर ऐड कर दो, मिल्क जो है कितना आ गया, ये 76:4। इसका मतलब क्या बन गया, 19:1। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बी इज दी आंसर। अब देखो लग तो रहा है बहुत मुश्किल, लेकिन ये था ना कि एग्जाम इतना टफ हो गया था कि मैनी स्टूडेंट्स हैव टोल्ड कि भाई हमने टच भी नहीं की है ये। देखो कितनी देर लगी, सिर्फ 1 मिनट से कम लगा मुझे ये आंसर करने में। बट मैं कहूँगा कि एग्जाम में ये आंसर करना बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज उस टाइम पर माइंड काम नहीं करता। वैसे ही मैथ के क्वेश्चन देख के माइंड ऐसा हो जाता है, अरे क्या क्वेश्चन आ गया। बट ये था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल टोटली फ्री माइंड चाहिए। अगर आप फ्री माइंड से आराम से पढ़ के इसको करेंगे तो ये इजीली अप्रोचेबल क्वेश्चन था। कोई मैथ्स लगाना नहीं था इसमें, सिर्फ हाफ करके फिर 40 ऐड कर दिया, हाफ करके फिर 40 ऐड कर दिया, 19:1 आ गया इसमें। B is the answer. Next 96. A can contain a mixture of two liquids A and B in the ratio of 12:9. When 14 liter of mixture is drawn off. अब देखो यहाँ पर जो है टोटल कितना है, 12/21 और 9/21, यही रेशियो है दो का। अब इसमें से माइनस कितना कर दिया, नाउ लेट दी इनिशियल लीटर भी x, तो 12x अपॉन ये हो गया, 9x/21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गई गायब, 12x/9x। इसमें से अब जो माइनस कौन सा किया है, तो मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड कैन इज फिल्ड विद b। 21 में से 14 गई, कितना बच गया, 12x-14। एंड यहाँ पर ही -14 और +14 क्यों, क्योंकि b वाला ऐड कर दिया ना, फिल्ड विद b। तो ये वाला फिर से माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, रेशियो क्या बन गई, 4/5 की रेशियो बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे, ये आ गया 60x - 70 इज इक्वल टू 36x, यही आया ना। फिर 70 इज इक्वल टू 24x। अब इसको x इज इक्वल टू 70/24 कितना आ गया, 2.9166। अब इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इंटू 12x, तो क्या आ गया, 35 लीटर। एंड 35 लीटर इज नॉट इन ऑप्शन, जो आंसर की में दिया हुआ 36 लीटर्स दिया हुआ है। तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है इट शुड बी डिलीटेड, ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। अब इसको क्रॉस चेक करके देख लो, तो टोटल देखो हो गया ना इसका, 35 + 26, 61 लीटर आ गया ये। ठीक है ना, अब 61 लीटर को अगर आप जो है इसमें से आपने कितना माइनस कर दिया, 4। अब 40 लीटर 35 का कितना है, 40%। तो 40% आप माइनस कर दो दोनों में से, -14 इसमें से हो गया, कितना बच गया, 21। एंड यहाँ पर 26 रहेगा क्योंकि 14 इसमें से माइनस किया, 14 ही ऐड कर दिया। तो अब कितना रेशियो हो गया ये, अब ये रेशियो चेक कर लो, अप्रोक्सली 4:5 ही आ जाएगा, नॉट एग्जैक्ट बट इन पॉइंट्स, बट अप्रोक्सीमेटली 4:5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 35 इज करेक्ट। अब अगर 36 हम देखें, अगर मान 36 किस तरीके से यहाँ पर आ जाए, तो 36 अगर a है तो 36 + 27 यही रेशियो आएगा ना, माइनस कर दो 14, कितना आ गया, 22। एंड ये देखो यहाँ पर ये 27 ही रह गया। तो क्या यहाँ पर रेशियो बनी 4:5 की, नहीं बनी। इसका मतलब देखो यहाँ पर हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है, 35 ही इसका आंसर रहेगा और वो ऑप्शंस में ही नहीं है। तो ये वाली रेशियो नज़दीक है या फिर ये वाली रेशियो नज़दीक है, देख लो। अब approximately this one is correct, so it should be 35. This question should be deleted. एंड आप देखो इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग गया। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड कि भैया एग्जामिनर जो है एडवोकेट से ऐसे क्वेश्चन पूछे, टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड टोटली इररेलेवेंट आई वुड से, एंड टोटली यू कैन से इट इज क्वाइट शॉकिंग कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सीजीएल में नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट, हमें सीजीएल का एग्जाम थोड़ी देना है, अभी जीमैट के या फिर इनके क्वेश्चन उठा के ले आए हैं।
Next 97, a person rowing at the rate of 7.5 km in a still water takes 5 times as much time in going 35 upstream as in going 35 km डाउनस्ट्रीम। अब देखो यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीजीएल के, बताओ फाइंड द स्पीड ऑफ दिस स्ट्रीम। समबडी वुड बी थिंकिंग कि भैया अगर मैंने यही क्वेश्चन करने होते तो मैं यूपीएससी के ना दे लूँ, सी सेट पास कर लूँगा। देखिए ये क्वेश्चन ना सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उन्होंने क्या किया एग्जामिनर ने, ये थोड़ा इनको डिफरेंट कर दिया है, ये 5 टाइम्स 35 किलोमीटर ये सब। तो इससे क्या हुआ कि ये इसको इक्वेशंस बनाने में बहुत टाइम लग गया और मुझे क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिला। तो मैंने कहाँ डाला इसको, चैट जीपीटी में। तो जीपीटी में डाल के मैंने इसका आंसर देखा, मैं दिखाऊँ आपको आंसर कैसे आया है। और मैंने ये जब हमारा टेलीग्राम चैनल है लॉ एंड जीके का, वहाँ पर भी डाला है ये इसका आंसर। देखो इस तरीके से आंसर आया है। देखिए लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस, तो रोइंग अपस्ट्रीम है अगेंस्ट द करंट एंड इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट रिड्यूस, तो 7.5 माइनस एस हो गई स्पीड ऑब्वियसली। अगर हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। अब 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए हैं तो डिस्टेंस अपॉन इफेक्टिव स्पीड टाइम अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 5 टाइम डाउन स्ट्रीम, मतलब 5 गुना ज़्यादा लगा है ना। तो इक्वेशन बनाया इसकी, बनाया 35 अपॉन 7.5 माइनस एस इज इक्वल टू 5 इंटू वही 35 अपॉन 7.5 प्लस एस। ऐसे इक्वेशन बनेगी ये। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ऐसे कर करके जो 6s इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। और फिर s की स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। मतलब तो देखो इस तरीके, इतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन था, नॉट एक्सपेक्टेड। ये जी मैट के क्वेश्चन, सी सेट के क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर। तो 5 किलोमीटर इसका आंसर रहेगा, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 98। अब ये क्वेश्चन जो है आई वुड से ये भी जो है डिलीट होना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि भाई आप इसको जो है 15 मिनट के अंदर भी इस क्वेश्चन को आंसर कर दो तो कोई भी। जैसा वो होता है ना कि अगर जो खाने बनाने वाला है पहले उसको खाना चखाओ कि भाई तू खा के देख पहले कि खाना ठीक है या नहीं है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाने वाले को पूछो भाई तेरे को क्वेश्चन आता है, तूने बना तो दिया है, इसका आंसर निकाल दोगे। अब इस क्वेश्चन को आप जो है किस तरीके से कर सकते हो, सिर्फ आंसर को देख के। तो इसमें कैसे करेंगे देखो, तो रेफ्रिजरेटर है 7.5, लेट द प्राइस बी एक्स, एक्स प्राइस है तो 7.5 एक्स प्लस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 6600, यही प्रॉफिट आया है ना। ठीक है, अब कर करके आएगा ये कुछ, ये इसमें जो है एसी का प्राइस निकलाएगा आपका 33,450। अब ऑब्वियसली अब आप इनमें से माइनस करके देखो जो ये ऑप्शंस हैं, जो प्राइस है, तभी आंसर कर पाओगे, अदरवाइज को आंसर नहीं कर सकते आप। बाय चांस मैंने इसमें डी उठा लिया, ठीक है, इसमें से मैंने 33,450 माइनस कर दिया, कितना बच गया 00434, ये आ गया। दैट द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज दिस, ये हो गया प्राइस किसका, एसी का। ठीक है, अब इसका 7.5% आप ले लो, इसका आ गया 3255 प्लस यहाँ लिखते हैं इसका 10%, 3345 ही आएगा ना, 0 अगेन 0, यहाँ पर ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, तब देखो ये एग्जैक्ट 6 आ गया प्रॉफिट। ठीक है ना, अब इसी को हम लॉस में अगर ले लें तो रेफ्रिजरेटर में फिर से गेन हुआ है 10% का, तो 4340 रेफ्रिजरेटर है, और इसमें 8% का लॉस हुआ है, तो कितना ले लेंगे इसमें माइनस, तो 8% माइनस कर देंगे, कितना आएगा इसका, 8% कितना होता है इसका 2676, तो कितना आ गया 4661, तब जाके एग्जैक्ट मैच हुआ है। एंड विदाउट कैलकुलेटर इस क्वेश्चन को करना टोटली डिफिकल्ट, मैं कहूँगा कि कोई इसको आधे घंटे में भी आंसर नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमें इसको 2 से 3 मिनट में कर दे, नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं हो पाएगा। बहुत ही कोई इंटेलिजेंट कोई प्रोडिजी हो ना वही कर पाएगा, तो जिसको मैथ उंगलियों पर रहता है, कैलकुलेशन अच्छी आती हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एनी एडवोकेट वुड डू दैट, एडवोकेट भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आंसर इसका डी है। क्वेश्चन आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट 99, अब ये नेक्स्ट देख लो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम 3 years 5% पर एनम इतना है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ द सम एट डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हाफ जो सम जो भी आएगा, लेट द सम बी एक्स, तो इसका x इंटू हाफ हो गया,
और उस पर कितना लगेगा 10%। यही इक्वेशन है कि नहीं। तो हमें पहले निकालना है कि एग्जैक्ट सम कितना है। तो ये परसेंट जो है ये इसमें कितने हैं, 3 साल का 5% है, मतलब 5 5 5। तो कैसे निकालते हैं, PRT अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही निकलता है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 67500 इज इक्वल टू P इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 100। तो ये बन गया P3 अपॉन 20 इज इक्वल टू ये हो गया। फिर अब इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 से हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22500। तो ये हो गया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। इसको कर दो आप इंटू 20, कितना आ गया 4.5 लाख रुपए। तो ये अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है 3 साल में। अब इसका आप अपने हाफ करना है, फिर से लिखा हुआ ना हाफ ऑफ द सम, फिर से वही आ जाएगा 2.5 लाख आ गए, 2,25,000 रुपये आ गया। अब 10% कर दो इस पे 3 साल के लिए। तो 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, ये करके आपका जो है आएगा 1.331 इंटू 2.25 लाख, 2,25,000। तो ये आ गया आपका 299,475। ठीक है, तो ये टोटल सम आ गया। अब इसमें से आप माइनस कर दो, तो 299,475 माइनस 225,74,475 सी इज द आंसर। विदाउट कैलकुलेटर ये क्वेश्चन का आंसर करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही तगड़ी टेक्निक चाहिए जो भी मैथ जिसको आता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए इन्होंने। ये जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते थे ना, ये पहले में याद रहती थी कोई 1 पॉइंट अगर 5% पे कंपाउंडिंग है 3 ईयर का, या फिर 10% है 3 ईयर का, 5 ईयर का, तो हमें ये याद होता था पहले, तो इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती थी। बट आज के टाइम पे तो अगर मान लो किसी को नहीं याद है तो ऑब्वियसली कैलकुलेट तो खुद करना पड़ेगा। ये एक टाइप में ये 1.1 का क्यूब हो गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, पसीने छूट सकते हैं आपके क्वेश्चन को आंसर करते हुए। नेक्स्ट 100, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, जिसने भी अगर ध्यान से देखा हो तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, A sells is good 27.5 cheaper than B and 25% costlier than C। मतलब हम 1000 अगर एक प्राइस रखें तो C का अगर हम रखें 750, तो इससे कितना है 25% कॉस्टलियर है किसका, A का। तो इसका मतलब क्या हुआ 250 इसमें ऐड कर दो, तो A का प्राइस कितना आ गया 1000, है ना। और B का कितना है 27.5, 1275, ये B का हो गया, ये C का है। तो अब हमें तो B से मतलब है नहीं, यहाँ क्या पूछ रहे हैं ये, बाय हाउ मच परसेंटेज आर C इज गुड चीपर देन A इज गुड। तो A और C के बीच का डिफरेंस बताना है। 25% चीपर है, उतना ही कॉस्टलियर था तो उतना ही चीपर रहेगा। तो C इसका आंसर हो गया, वेरी इजी। अब ये क्वेश्चन मैंने कई जगह देखा भी है, ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पर क्या है ना कि ये पूछा हुआ था कि हाउ मच परसेंटेज आर C इज गुड चीपर देन B इज गुड, क्योंकि यहाँ पर B और C का रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया, तो ये क्वेश्चन बनता है। बट आई थिंक उन्होंने चेंज करके इसको A कर दिया है, बट आपके लिए ईजी हो गया वो चीज़, तो C इसका आंसर रहेगा। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Haryana ADA Assistant District Attorney exam for the year 2023, which was held on 30th July 2023. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.